हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता पॉलिटिकल साइंस अर्थात सिविक्स के पेपर को लेकर। दोस्तों, जैसे कि 18 जुलाई को आपका सिविक्स का पेपर है और इस एग्ज़ाम्स के लिए आपकी एक अच्छी खासी प्रिपरेशन हो गई होगी। तो आज की क्लास के अंतर्गत हम भी एक बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसके अंतर्गत ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको आगामी एग्ज़ाम्स में देखने को मिल सकते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चंस की श्रृंखला को लेकर इस क्लास में उपस्थित हुए हैं। आई होप आपके लिए क्लास हेल्पफुल होगी। तो इसलिए इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि 18 तारीख तक हम लगातार आपको कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो दोस्तों, प्रश्न है, इसका ऑप्शन है 24वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन या 52वां संशोधन। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी शब्द जो है वो जोड़ा गया है दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो पॉलिटिकल साइंस यानी कि सिविक्स का फादर ऑफ सिविक्स किसे कहा जाता है? ऑप्शन है प्लेटो, अरस्तु, सुकरात या मैकियावेली। तो दोस्तों, जो राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं वो हैं अरस्तु। तो अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेविथन ग्रंथ के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपने अगर इसको याद नहीं किया तो आप ज़रूर याद कर लीजिएगा इसमें। तो लेविएथन ग्रंथ जो लिखा गया है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन है जॉन लॉक, रूसो, थॉमस हॉब्स या सेरेमी बेथम। तो दोस्तों, लेविएथन ग्रंथ के जो लेखक हैं दोस्तों वह हैं थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स द्वारा लिखा गया है लेविएथन ग्रंथ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की प्रसिद्ध परिभाषा, जो लोकतंत्र की जो प्रसिद्ध परिभाषा है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, किसने दी थी? तो लोकतंत्र की जो परिभाषा दी गई है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, द पीपल, ये किसने दी थी? ऑप्शन है अब्राहम लिंकन, जॉन लॉक, रूसो या लास्की। तो दोस्तों, ये जो डेफिनेशन दी गई थी ये दी गई थी अब्राहम लिंकन के द्वारा। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए कहा था, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो यानी कि गवर्नमेंट जो होती है वो किसके लिए होती है? जनता के द्वारा बनाई गई होती है और जनता के लिए ही गवर्नमेंट चुनी जाती है। तो अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट काफ़ी जो है यूज़फुल था पीपल्स के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार रखे गए हैं दोस्तों, ये मौलिक अधिकार जो हैं संविधान के किस देश के संविधान से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। तो मौलिक अधिकार जो हैं दोस्तों वो डिपेंड करते हैं किस पर? ये अमेरिका से लिए गए हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है अमेरिकी संविधान से प्रेरित हैं मौलिक अधिकार। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। दोस्तों, हमारी क्लास काफ़ी शॉर्ट रहेगी लेकिन ये काफ़ी यूज़फुल है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और साथ ही दोस्तों, इसी प्रकार की आपको 3-4 क्लासेस हमारे द्वारा प्रोवाइड कराई जाने वाली हैं एग्ज़ाम 18 तारीख तक। तो आप लोग इसको ध्यान दें कि इसके अंतर्गत जो क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इन सभी क्लासेस को आप ज़रूर स्टडी करते हुए चलें। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता एवं संरक्षक कौन है?
तो भारतीय संविधान का जो अंतिम व्याख्याता है यानी कि जो उसका संरक्षक है, किसे माना जाता है? ऑप्शन राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री इसका आंसर नहीं है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय को ही दोस्तों भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता और उसका संरक्षक के तौर पे माना जाता है। तो जो भारतीय संविधान का संरक्षण है वो किसके द्वारा होता है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, राज्य का आवश्यक तत्व कौन सा नहीं है? तो किसी भी राज्य का जो आवश्यक तत्व है कौन सा नहीं है? ऑप्शन है जनसंख्या, धर्म, सरकार या संप्रभुता। तो राज्य का आवश्यक तत्व कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है, वह है दोस्तों धर्म। धर्म की यहाँ पर जो है किसी भी राज्य के अंतर्गत किसी भी धर्म के लोग रह सकते हैं, तो ये एक आवश्यकता तो नहीं है। इसके अलावा अगर वहाँ की जनसंख्या है उसको ज़रूर देखा जा सकता है, और वहाँ की सरकार कैसी ये डिपेंड करती है, और साथ ही संप्रभुता की भावना उस राज्य के अंतर्गत होनी आवश्यक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है इस आधार पर सही है, बट ये जो है एक आवश्यक तत्व नहीं है धर्म। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, जनरल विल यानी कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जनरल विल का जो सिद्धांत है यानी कि सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है, ये किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है हॉब्स ने, रूसो ने, लॉक ने या हेगेल ने। तो जनरल विल का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था दोस्तों, ये किया गया था रूसो के द्वारा। तो रूसो ने किया था दोस्तों जनरल विल का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो भारत के निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख किया गया है किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन है 324, 325, 326 या 327। तो भारतीय निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख किया गया है दोस्तों, ये किया गया है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ है? तो पंचायती राज जो है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था जो है इसको संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है 42वां, 44वां, 73वां या 74वां। तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा तो जो दिया गया है दोस्तों, दिया गया है 73वें संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डेविन ईस्टन यानी कि डेविड ईस्टन ने के राजनीति व्यवस्था पॉलिटिकल सिस्टम सिद्धांत का प्रमुख आधार क्या है? तो जो डेविड ईस्टन है दोस्तों, इनकी राजनीति व्यवस्था जो रही है पॉलिटिकल सिस्टम सिद्धांत जो रहा है उसका मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन है वर्ग संघर्ष या इनपुट आउटपुट विश्लेषण, प्राकृतिक अधिकार या सामाजिक अनुबंध। तो डेविड ईस्टन की राजनीति व्यवस्था पॉलिटिकल सिस्टम का जो सिद्धांत का आधार था दोस्तों, वह है इनपुट आउटपुट का विश्लेषण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम का प्रमुख प्रतिपादक कौन है? तो जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल उपागम है उसका प्रमुख प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है डेविड ईस्टन, गैब्रियल आलमंड या रॉबर्ट हॉल डोहल या कार्ल मार्क्स। तो दोस्तों रचनात्मक कार्यात्मक जो उपागम है इसका जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? वो हैं गैब्रियल आलमंड। ठीक है, गैब्रियल आलमंड दोस्तों ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल उपागम के प्रतिपादक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का प्रतिपादन किस ऐतिहासिक निर्णय में हुआ? तो भारतीय संविधान की जो मूल संरचना है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसका प्रतिपादन किस ऐतिहासिक निर्णय में हुआ था? ऑप्शन है गोलकनाथ मामला या केशवानंद भारती मामला या मिनर्वा मिल्स मामला या आर एस
बोम्मई मामला। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान की मूल संरचना है इसका प्रतिपादन जो निर्णय रहा था दोस्तों वो रहा था केशवानंद भारतीय मामला। केशवानंद भारतीय मामले के अंतर्गत मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का प्रतिपादन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है आलमंड एंड वर्बा किस अवधारणा के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आलमंड एंड वर्बा किस अवधारणा के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन है राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण, अभिजन सिद्धांत या शक्ति सिद्धांत। तो जो आलमंड एंड वर्बा हैं दोस्तों किस अवधारणा के लिए प्रसिद्ध हैं, ये हैं राजनीतिक संस्कृति के लिए। किसके लिए, राजनीतिक संस्कृति के लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों आलमंड एंड वर्बा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। बहुलवाद यानी कि प्लूरलिज्म का प्रमुख समर्थक कौन है। तो प्लूरलिज्म जो है दोस्तों, जो बहुलवाद कहते हैं जिसको, इसका प्रमुख समर्थक कौन है। ऑप्शन है हेराल्ड लास्की या GDH कोल या मैकाइवर या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो बहुलवाद हैं, प्लूरलिज्म हैं, इसका जो समर्थन किया गया था दोस्तों ये इन तीनों के द्वारा, सभी के द्वारा किया गया था। क्योंकि प्लूरलिज्म का समर्थन मैक्सिमम जो है यहाँ पर पॉलिटिशियन के द्वारा किया गया है, जिनमें हेरोल्ड लास्की भी हैं और GDH कोल भी हैं और मैकाइवर भी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, वह है उपयुक्त सभी। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है जस्टिस एज फेयरनेस का सिद्धांत किसने दिया था। तो जस्टिस एज फेयरनेस का जो सिद्धांत दिया था किसने दिया था। ऑप्शन है जॉन रॉल्स या रॉबर्ट नॉजिक या माइकल वॉल्जर या कार्ल मार्क्स। तो दोस्तों जस्टिस एज फेयरनेस का जो सिद्धांत दिया गया था दोस्तों, ये दिया गया था जॉन रॉल्स के द्वारा। किसके द्वारा, जॉन रॉल्स ने दिया था दोस्तों जस्टिस जस्टिस एज फेयरनेस का सिद्धांत। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये जो है आपको एग्ज़ाम में इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो आप बिल्कुल भी स्किप इनको ना कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और लगातार आपको हम इसी प्रकार की क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है एनरी एनर्जी इज़ व्हाट स्टेट्स मेक्स ऑफ इट। ठीक है, तो एनर्की इज व्हाट स्टेट्स मेक्स ऑफ इट कथन किस विद्वान का है। तो दोस्तों ये जो कथन है एनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक्स ऑफ इट, ये जो कथन है दोस्तों ये है अलेक्जेंडर वेट्स का। किसने कहा था, अलेक्जेंडर वेट्स ने कहा था एनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक्स ऑफ इट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शास्त्रीय यथार्थवाद यानी कि क्लासिकल रियलिज्म के प्रमुख प्रवर्तक कौन हैं। तो शास्त्रीय यथार्थवाद के जो प्रमुख प्रवर्तक हैं यानी क्लासिकल रियलिज्म के जो प्रमुख प्रवर्तक हैं वह हैं दोस्तों, कौन हैं, वह हैं हॉस मार्गेनथाउ। हॉस मार्गेनथाउ दोस्तों ये शास्त्रीय यथार्थवाद के प्रमुख प्रवर्तक रहे हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 पर। भारतीय संघीय व्यवस्था को क्वासी फेडरल किसने कहा। तो भारतीय संविधान व्यवस्था जो है उसको क्वासी फेडरल कहा गया है, किसके द्वारा कहा गया है ये पूछा गया। तो KCVL या AV डाइसी या जेनिंग्स या लास्की। तो भारतीय संघीय व्यवस्था को क्वासी फेडरल किसने कहा था, ये कहा था KCVR के द्वारा। KCVR ने दोस्तों भारतीय संघीय व्यवस्था को क्वासी फेडरल कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रणाली द्वारा होता है। तो जो राज्यसभा के सदस्य हैं इनका निर्वाचन किस प्रणाली द्वारा होता है। ऑप्शन है प्रत्यक्ष निर्वाचन या आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत, साधारण बहुमत या सूची प्रणाली। तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन
जो होता है दोस्तों वो होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। तो इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है, जिसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व का विशेष ध्यान दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सटीक आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक विकास यानी कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट की अवधारणा किससे सर्वाधिक संबंधित विद्वान कौन है? तो राजनीतिक विकास यानी कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट की अवधारणा से जो सर्वाधिक संबंधित विद्वान हैं, ऑप्शन है ल्यूसियन पाई या जॉन लॉक या रूसो या एडम स्मिथ। तो दोस्तों राजनीति विकास की अवधारणा से सर्वाधिक संबंधित जो विद्वान हैं वो हैं आपका ल्यूसियन पाई। कौन है? ल्यूशियन पाइस के विद्वान के तौर पे जाने जाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों, ये कहाँ से लिए गए हैं? ऑप्शन है आयरलैंड, कनाडा, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। तो भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो लिए गए हैं, ये लिए गए हैं दोस्तों आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो डब्ल्यूटीओ की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 93, 94, 95 या 96? तो दोस्तों जो डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई थी ये की गई थी 1995 में, यानी कि 1995 में दोस्तों डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर व्यवहारवाद का प्रमुख प्रवर्तक कौन माना जाता है? तो पोस्ट बिहेवियरिज्म का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन है डेविड ईस्टन, ग्रेवियर आलमंड, हर्बर्ट साइमन या कार्ल ड्यूस। तो डेविड ईस्टन को दोस्तों उत्तर व्यवहारवाद का प्रमुख प्रवर्तक के तौर पे माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि उत्तर व्यवहारवाद यानी कि पोस्ट बिहेवियरलिज्म का जो प्रमुख प्रवर्तक हैं वो हैं डेविड ईस्टन। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का जो सीएजी का उल्लेख किया गया है वो किस में किया गया है? वो किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 148 के अंतर्गत दोस्तों भारतीय संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हेगेल के अनुसार राज्य क्या है? ठीक है, हेगेल के अनुसार राज्य क्या है? तो ये नेट पीएचडी लेवल के क्वेश्चंस हैं दोस्तों। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं, क्योंकि जो लेक्चर के जो यहाँ पर लेक्चर के जो पेपर आ रहे हैं दोस्तों, काफ़ी उनका लेवल काफ़ी हाई हो रहा है। तो उसमें नेट पीएचडी लेवल के क्वेश्चंस भी काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें भी हमने कुछ क्वेश्चंस नेट पीएचडी लेवल के रखे हैं, तो आप इनको जरूर स्टडी करें। तो हेगेल के अनुसार राज्य क्या है? तो ऑप्शन है आवश्यक बुराई, नैतिक विचार की सर्वोच्च अभिव्यक्ति या सामाजिक अनुबंध या वर्ग संघर्ष का परिणाम। तो दोस्तों जो हेगेल के अनुसार राज्य क्या है वो है एक नैतिक विचार की सर्वोच्च अभिव्यक्ति, यानी कि नैतिक विचारों की अगर आप सर्वोच्च अभिव्यक्ति करते हैं तो एक राज्य के बारे में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, एंटोनियो ग्राम्सी का की सर्वाधिक प्रसिद्ध अवधारणा क्या कौन सी है? तो एंटोनियो ग्राम्सी की जो सर्वाधिक प्रसिद्ध अवधारणा है कौन सी है? ऑप्शन है सामाजिक अनुबंध, वर्चस्व या सामाजिक इच्छा या प्राकृतिक अधिकार। तो दोस्तों यहाँ पर एंटोनियो ग्राम्सी का जो प्रसिद्ध
अवधारणा है वह है वर्चस्व यानी कि हैगेमनी। ठीक है, तो वर्चस्व यहाँ पर मेन रोल प्ले करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिशेल फूको का अध्ययन मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? तो मिशेल फूको का जो अध्ययन है वो मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन है शक्ति एवं ज्ञान, लोकतंत्र, राष्ट्रवाद या संविधानवाद। तो मिशेल फूको का जो अध्ययन है वो मुख्यतः डिपेंड करता है किस पर? शक्ति एवं ज्ञान पर। किस पर डिपेंडेड है? शक्ति एवं ज्ञान पर। तो मुशेल फूको का जो अध्ययन है वह है शक्ति और ज्ञान पर आधारित है, और इसी से संबंधित ये जो है अध्ययन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, जुर्गन हेबरमास किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं? तो जुर्गन हेबरमास जो हैं वो किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है संरचनात्मक क्रिया सिद्धांत, या कम्युनिकेटिव एक्शन, या वर्ग संघर्ष, या शक्ति पृथक्करण, या अभिजन सिद्धांत। तो जुर्गन हेबरमास जो सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं वो हैं दोस्तों संरचनात्मक क्रिया सिद्धांत के लिए। तो संरचनात्मक क्रिया सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं जुर्गन हेबरमास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन है दोस्तों, रॉबर्ट डाहल, ठीक है, रॉबर्ट डाहल किस अवधारणा के प्रमुख प्रतिपादक हैं? तो रॉबर्ट डाहल जो है दोस्तों किस अवधारणा के प्रमुख प्रतिपादक हैं? ऑप्शन है पॉलीरेची, या टोटले टोटलिटेरियनिज्म, या फैसिज्म, या डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म के। ठीक है, तो ये जो है जो रॉबर्ट डाहल हैं दोस्तों, ये जो मेन अवधारणा है ये हैं पॉली पॉलिरेसी के। ठीक है, पॉलिरेशन की बहुशासन के। तो ये बहुशासन के अवधारणा के प्रतिपादक रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम इसी प्रकार की क्लास आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी है। तो अच्छी लगी तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट क्लास के साथ दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए, अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।